नमस्कार दोस्तों, मालवा किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो श्री राम सुपर 303 गेहूं की 100 दिन के बाद फील्ड पर क्या स्थिति है और किसान ने इस गेहूं में क्या क्या शुरू से लगाकर एंड तक क्या क्या खाद प्रबंधन, सिंचाइयाँ, यह सारा शेड्यूल कैसा रहा, वो सारी जानकारियाँ हम स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी गेहूं की जो विभिन्न वेराइटियां हैं उनके वीडियो आपको फील्ड पर की क्या स्थितियां हैं, फील्ड पर उन वेराइटियों की के ऊपर वीडियो आने वाले हैं, तो वो वीडियो आपको मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप गेहूं की फसल देख रहे हैं ये श्री राम सुपर 303 गेहूं की फसल है, और ये गेहूं की फसल आज 104 दिन की अवस्था में है। इस गेहूं की फसल के मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, छोटे वीडियो बड़े वीडियो आपने देखे हैं, क्या स्थिति में ये गेहूं थे और अभी क्या स्थिति में ये गेहूं है, सारी स्थितियां आपको मालूम है। लेकिन जो किसान भाई नए आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर श्री राम सुपर 303 गेहूं आज 104 दिन की स्थिति में आपके सामने हैं। तो ये जो गेहूं है इस गेहूं की बिजाई हमने बरसात की नमी में 5 नवंबर को इसकी बिजाई की थी। हमने जो पानी गिरा था सोयाबीन की फसल के बाद, उसकी जो नमी थी उसमें हमने 5 नवंबर को इसकी बिजाई की थी। और बिजाई से पहले बात करें खाद प्रबंधन की, तो यहाँ पर हमने ग्रोमोर का जो ग्रो प्लस नाम से खाद आता है दानेदार, वो हमने लिया था और उसके साथ थोड़ा सा हमने यूरिया मिलाया था, क्योंकि डीएपी की थोड़ी सी किल्लत थी, डीएपी मिल नहीं पा रहा था। तो हमने ग्रोमोर का खाद दिया, और ग्रोमोर का जो खाद दिया उसने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया। और साल जो डीएपी रिजल्ट देता था उससे ज़्यादा अच्छा ग्रोमोर का यहाँ पर ग्रोमोर का जो ग्रो प्लस जो दानेदार खाद है उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, और वो आपको फसल में दिखाई भी दे रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने शेड्यूल से, जो सामान्य शेड्यूल होती है उससे हमने बिजाई की, और बिजाई में हमने जो बीज है वो 25 किलो बीघा के हिसाब से यहाँ पर हमने बीज रखा था। अब चूँकि बरसात की नमी में बिजाई की वजह से बहुत बीज तो उगा भी नहीं है अच्छी तरीके से, क्योंकि शुरुआती समय में आप लोगों ने वीडियो में देखे ही हैं कितना छिद्दा ये गेहूं था। उसके बाद दोस्तों हमने इस गेहूं में जो पहली सिंचाई है वो 21 से 25 दिन की अवस्था पर की थी, और उस पहली सिंचाई में दोस्तों हमने इसमें रोको फंगिसाइड और उसके अलावा जो दानेदार कीटनाशक आता है क्लोरीफास उसको लिया था, और यूरिया लिया था। इन तीनों को मिक्स करके पहली सिंचाई में हमने ज़मीन से दिया था दोस्तों, क्योंकि शुरुआती समय में ज़मीन के अंदर जड़ माहू की और फंगस की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी दोस्तों, क्योंकि सोयाबीन के सीज़न के बाद बरसात हो गई थी जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर बहुत सारे कीट पनपे थे। तो कहीं ना कहीं बीजों के जर्मिनेशन में, और उसके अलावा जर्मिनेशन के बाद भी फसल उग जाने के बाद भी जड़ माहू की बहुत ज़्यादा समस्या और फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। तो हमने पहली सिंचाई में ही यहाँ पर क्लोरीफास और जो रोको फंगिसाइड है वो हमने इसको पहली सिंचाई में ही दे दिया था। 21 से 25 दिन की अवस्था में यहाँ पर हमारी पहली सिंचाई हुई। उसके बाद दोस्तों 45 से 50 दिन के बीच में हमारी दूसरी सिंचाई हुई। दोस्तों हमारी ज़मीन भारी ज़मीन है, और उसके बाद हमने शेड्यूल से बिजाई की, तो दाना थोड़ी गहराई में है, तो यहाँ पर इतना जो उस समय हालांकि गर्मी थी लेकिन जो बीज है, दाना है, पौधा है, वो उस इतनी गर्मी को सहन कर लेता है कि अगर पौधा थोड़ी सी गहराई में हो तो। क्योंकि दोस्तों
जो शुरुआती समय में अगर सही अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए तो जो पौधा है वो इस वातावरण से ही नाइट्रोजन बना लेता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं लगती है और पौधे के अंदर बहुत अच्छा फुटाव आता है। तो ये देख सकते हैं आप। अब दूसरी सिंचाई में हमने सिर्फ यहाँ पर यूरिया लिया था, तो दूसरी सिंचाई हमारी 45 से 50 दिन की अवस्था पर हुई। उसके बाद दोस्तों हमारी तीसरी जो सिंचाई है वो 75 से 80 दिन की अवस्था पर तीसरी सिंचाई हुई हमारी। अब इस सिंचाई में हमने मिट्टी से कुछ भी नहीं दिया और इस सिंचाई के बाद 75 से 80 दिन के बीच में जो हमारी तीसरी सिंचाई हुई, इस सिंचाई के बाद हमने दोस्तों इसमें एक स्प्रे लिया और स्प्रे में लिया था दोस्तों हमने NPK 5234, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कॉम्बी 2, उसके अलावा कीटनाशक, और कीटनाशक में दोस्तों सिर्फ हमने इमामेक्टिन लिया था। और इमामेक्टिन भी इसलिए कि अगर कहीं उस समय इल्ली नहीं थी, लेकिन अगर इल्ली थोड़े बहुत दिनों के अंदर पनपे तो उसके लिए सपोर्ट में हमने इमामेक्टिन लिया था। और फंगस की भी ज़्यादा विशेष कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मौसम उस समय सही खराब जैसा चल रहा था, तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि काली मच्छी की समस्या आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने जो साफ फंगिसाइड है कार्बनडाजिम प्लस मेनकाजेब उसको लिया था। तो ये हमारा इस गेहूं में स्प्रे था और स्प्रे हमारा 80 दिन के बाद हुआ। अब उसके बाद दोस्तों गेहूं की फसल में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंचाई होती है वो होती है आखिरी सिंचाई। ये सिंचाई हमारे गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। बढ़ा ऐसे सकती है दोस्तों क्योंकि अगर सही अवस्था पर अगर सिंचाई हो जाए तो जो हमारी फसल का जो बीज भराव है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, दाना अपनी मूल अवस्था में पहुंचेगा, तो ये हमारे उत्पादन को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकती है। और अगर यहाँ पर हमसे गलती हुई और अगर सिंचाई की वजह से अगर हमारी फसल गिरी, अगर सिंचाई की वजह से अगर हमारी फसल गिर गई तो हमारा उत्पादन कम भी हो सकता है। तो आखिरी जो सिंचाई है इसमें फसलें काफ़ी जगहों पर गिर जाती है और वो गिरती है हमारी गलती की वजह से। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है आखिरी सिंचाई पर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इस गेहूं में जो हमारी आखिरी सिंचाई हुई दोस्तों वो 100 दिन की अवस्था पर आखिरी सिंचाई हुई। हमने पूरा वेदर पर देखा, कब मौसम का जो शेड्यूल है कैसा क्या है, उधर से मौसम खुला, इधर हवाएं बिल्कुल शांत थी, इधर वेदर पे देखा कि मौसम कब तक है, तो उधर हमने 100 दिन की अवस्था में, चाहे वो 5 दिन बाद हमें वो सिंचाई करनी थी, अब सिंचाई होती लेकिन हमने 5 दिन पहले वो सिंचाई इसमें कर दी दोस्तों। और आज सिंचाई करे हुए हमें 4-5 दिन हो गए और उसकी वजह से ज़मीन भी थोड़ी सूखने जैसी हो गई है, क्योंकि बाहर की जो मिट्टी है वो तो सूखने जैसी हो गई है दोस्तों। तो अब यहाँ से अगर हवाएं भी चले, देखिए आज दिन में हवाएं चली, क्योंकि 17 तारीख का पता था, मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो 17 तारीख का सभी को पता था, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी चल रहा था मौसम की एक्टिविटी में। तो हवाएं भी चली आज, तो कहीं बिल्कुल भी गेहूँ नहीं गिरे हैं। और ये गेहूँ आज 104 दिन का हो गया है। और अगर बात करें इस गेहूं के पककर तैयार होने की, तो ये 120 दिन से 130 दिन के बीच में पककर तैयार होगा। अब दोस्तों ये संभव है कि ये इस साल 120 दिन में पककर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस सत्र में जो आगे शुरुआती समय में जो मौसम में गर्मी थी उसकी वजह से बालियां थोड़ा जल्दी निकली, उसकी वजह से परिणाम ये हुआ दोस्तों कि ये 10 दिन पहले इस सत्र में ये वैरायटी आएगी। बालियां 10 दिन पहले निकल गई है तो 10 दिन पहले आना स्वाभाविक प्रक्रिया में है। हाँ, यहाँ से अगर एक सिंचाई और हो जाती है तो फिर ये 120 दिन में 130 दिन में पककर तैयार होगा। और अगर अब यहाँ से सिंचाई नहीं होती है तो 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी कटाई की तो इस सत्र में 130 से 135 दिन के आसपास इस गेहूं की कटाई हो जाएगी। ये जो वैरायटी है दोस्तों श्रीराम सुपर 303, इसकी जो हाइट है
वो ना तो बहुत ज़्यादा होती है, ना ही बहुत कम होती है। ये एक मध्यम ऊंचाई की वैरायटी है। लगभग 91 से 95 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट जाती है। और ये जो वैरायटी है, मौसम ख़राब होता है उसमें आड़ी भी नहीं पड़ती है। इसका जो तना होता है वो मजबूत होता है। अगर बीज दर अगर संतुलित रखी गई तो मेरे को लगाते हुए लगातार ये चौथा साल है, और चारों साल में मैंने अभी तक इस वैरायटी में पीसीआर का उपयोग नहीं किया एक भी बार। और चारों साल अभी ये चौथा साल है। पिछले 3 साल में ये वैरायटी आड़ी नहीं पड़ी। ये चौथा साल है। आज दिन में हवाएं चली, सिंचाई अभी थोड़े दिन पहले करी, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि ये अभी तक आड़ी नहीं पड़ी। अब बात करें इस वैरायटी के उत्पादन की, तो इस वैरायटी का शुरुआती 2 साल में मेरे को काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला है। पिछले सत्र में उत्पादन थोड़ा कम रहा। उसका रीज़न था कि लगातार तीसरा साल उसका गेहूं का था, तो उस गेहूं को इस सत्र में हमने चेंज कर दिया है। तो इस सत्र में पिछले साल से फिर ज़्यादा उत्पादन आने की संभावना है। जैसा पहले साल उत्पादन था, सेम उत्पादन इस सत्र में आने की संभावना है। और पहले साल में हमारा जो उत्पादन गया था वो बीघा का 18 कुंटल के आसपास गया था दोस्तों। तो ये औसतन अगर इसका उत्पादन हम माने तो 15 कुंटल के आसपास बीघा का इसका उत्पादन चला जाता है। और अगर एकड़ की बात करें, अगर एकड़ 40 बसुआ का एकड़ है तो वहाँ पर 30 कुंटल प्लस एकड़ का इसका उत्पादन जा सकता है। और जहाँ पर एकड़ अगर 32 बसुआ का है तो वहाँ पर 22-25 के आसपास इसका उत्पादन जा सकता है। लगातार 4 सालों से इस वैरायटी ने किसानों को निराश नहीं किया है। अगर बहुत ज़्यादा हाई स्तर का उत्पादन नहीं दिया तो बिल्कुल निम्न स्तर पर भी ले जाकर नहीं छोड़ा। एक मध्यम स्तर का जो उत्पादन है जिससे कि किसान संतुष्ट हो सके, उस प्रकार का उत्पादन इस वैरायटी ने लगातार 4 सालों से किसानों को दिया है, जिसकी वजह से इस सत्र में इस वैरायटी का जो रकबा है काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो गेहूं की वैरायटी है श्री राम सुपर 303, इसके संबंध में अगर आपके मन में अगर किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो अनुभव इस वैरायटी के प्रति है वो आप हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, 104 दिन की स्थिति पर फील्ड पर आप गेहूं की स्थिति आप देख सकते हैं, बालियां देख सकते हैं कि कितनी इसमें बालियां आई हुई है, कैसा है। अब ये जो 25 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर पर जो बालियां है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कैसा क्या फुटाव रहा होगा। बस इस वैरायटी की जो एक कमी है ये कि ये थोड़ा लेट वैरायटी है, कि इस वैरायटी में 5 सिंचाई की आवश्यकता लगती है। अपने पास 4 से 5 सिंचाई की व्यवस्था रहे तो इस वैरायटी को लगाएं, वरना इस वैरायटी को ना लगाएं दोस्तों। देखा देखी ना करें, देखा देखी में अपना नुकसान हो जाता है। 5 सिंचाई की अगर हमारे पास व्यवस्था है कुल बुआई सहित, तो ये अच्छा खासा ये उत्पादन दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी 104 दिन की स्थिति में श्री राम सुपर 303 की फील्ड से संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो, गेहूं अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बोलें जय श्री राम।